DIT की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लास का मेन एजेंडा हम लोगों का है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज का पूरा क्लास बेस्ड रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह कैसे कार्य करता है। सिर्फ इन दो टॉपिक को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसका फंक्शन क्या है, इन दो चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर को कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरी एक्टिविटी एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल की जाती है और वह मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम ही हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी, सारे हार्डवेयर, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ठीक, सारे इनपुट के डिवाइसेज हो गए, आउटपुट के डिवाइसेज हो गए, प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, ये सबको कंट्रोलिंग करने का जो काम करता है वो हमारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है वह ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना अपने कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना अपने कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दिया जाए तो हमारा कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा और उस पर हम कोई भी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सिस्टम है और इस सिस्टम को हम एक्सेस करना चाहते हैं और मेरे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें मशीन लेवल लैंग्वेज की जरूरत, जानकारी होनी चाहिए। अगर हमको मशीन लैंग्वेज की जानकारी है तो हम डायरेक्टली अपने जो है इस डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि क्या यह चीज इफिशियंट रहेगा, क्या यह चीज कन्वेंट रहेगा, क्या यह चीज हमारे लिए यूजफुल रहेगा? जी नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे घर में जो है बिजली का स्विच होता है, आप स्विच को दबाते हैं बल्ब जल जाता है, स्विच को दबाते हैं पंखा जल जाता है। लेकिन ये सोचें कभी आप कि स्विच ना रहे और स्विच की जगह पर दो तार हैं, उन दोनों तारों को हम टच करा दें तो हमारा पंखा चलने लगे, उन दो तारों की टच करा दें तो हमारा फैन चलने लगे। तो हाँ, चल तो जाएगा, अगर दोनों तारों को टच कराएंगे तो चल तो जाएगा, लेकिन क्या यह कन्वेंट रहेगा, क्या यह इफिशियंट रहेगा, क्या यह आपके लिए सुविधाजनक रहेगा? सेम उसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, लेकिन हमें मशीन लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। और हम लोगों में बहुत से कम लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको मशीन लेवल लैंग्वेज की जानकारी हो, डायरेक्टली वो मशीनों से कम्युनिकेट कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई? तो यह काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो एक इंटरफेस हमको बनाकर देता है। दूसरी चीज, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम करता है। जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किसी यूजर को उसके हार्डवेयर से कनेक्ट करने का भी काम करता है। तो फर्स्ट क्या हुआ, कंप्यूटर में कब क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसे पूरी तरीके से एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम को ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमें वह जो है तरीका इफिशियंट रहेगा और वह सुविधाजनक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर दूसरा आपके सामने डायग्राम आ गया होगा, इस डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले ध्यान से। देखिए, इसमें दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में किसी डिवाइस को कंट्रोल करने वाला मेन मास्टर प्रोग्राम है। यह हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करता है, एक सामंजस्य बनाता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा यूजर 1, यूजर 2, यूजर 9, यानी कई सारे यूजर्स हमारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये सारे जो है कम्युनिकेट किससे हैं, हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कम्युनिकेट कर रहा है सीपीयू से, रैम से, आईओ से। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, इनपुट डिवाइसेस से और आउटपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस,
स्कैनर, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आ जाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस में आप लोगों को पढ़ाया गया, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए। तो इनपुट और आउटपुट को शॉर्टकट में आईओ बोल दिया जाता है, आईओ डिवाइसेस। आईओ मतलब आई फॉर इनपुट, आउ फॉर आउटपुट। अगर इस तरीके से हम समझा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक जो है कोऑर्डिनेशन करता है एप्लीकेशंस के बीच में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बीच में, सारे प्रोग्राम्स के बीच में। किस तरीके से करता है उसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिए। जैसे कोई भी यूजर है, अगर वह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहता है, तो यूजर जो है सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे काम करता है, तो उसको जिस एप्लीकेशन की जरूरत है उस एप्लीकेशन को उसने ओपन कर लिया। अब वह एप्लीकेशन जो है हमारा बेस्ड किस पर होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए मुझे इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है, तो मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन ओपन किया, क्रोम ब्राउजर। ठीक, तो क्रोम ब्राउजर को जैसे ओपन किया मैंने, तो क्रोम ब्राउजर ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बोला कि हमारा यूजर जो है ब्राउजर का एक्सेस करना चाहता है और आप हमको उसके लिए एनवायरनमेंट दीजिए, परमिशन दीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कहता है ठीक है, और उसके बाद वो सीपीयू, रैम और आईओ का कॉम्बिनेशन देखता है और अपने हार्डवेयर से बातचीत करके फिर वो एक एनवायरनमेंट देता है जिससे हमारा जो है क्रोम ब्राउजर चल सके। तो ये क्या करता है, सबको सामंजस्य बनाता है, सबको कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे घर में एक मालिक होता है जो सारे परिवार को जोड़कर आपस में रखता है, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। वो जितने भी चीजें हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, यूजर्स हैं, सबको आपस में लिंक करके रखता है, एक लिंकेज की तरह काम करता है। इसीलिए बोला जाता है कि विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। वह यूजर को उसके हार्डवेयर से भी कनेक्ट कराता है। अगर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर करता है तो वह इफिशियंट तरीका नहीं होगा और वह कन्वेंट तरीका भी नहीं होगा। ठीक है, तो असुविधाजनक तरीका नहीं होगा और हमारा यूजर जो है डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें कोई अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना किया जाए। तो ये इसीलिए बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने का मेन मास्टर प्रोग्राम है। यह हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूजर के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। यह विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनाता है कि वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम किस तरीके से चलने हैं, किस तरीके से रन होने हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्या चीज दिखाई गई है इस स्लाइड में, आप लोग ध्यान से देखें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी से हमारा कीबोर्ड भी जुड़ा है, इसी से माउस भी कनेक्टेड है, इसी से प्रिंटर भी कनेक्टेड है, इसी से जो है मॉनिटर कनेक्टेड है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एप्स हैं वो सारे भी इसी से कनेक्टेड हैं, और जो हमारी हार्ड ड्राइव है वह भी इसी से कनेक्टेड है। यानी हम बोल सकते हैं क्या, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस बनाता है, एक लिंकेज तैयार करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and the printers। यानी ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे सॉफ्टवेयर और के बीच में क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन करता है, फाइल का मैनेजमेंट करता है। आप देखते होंगे हम अपने कंप्यूटर में जो हमारा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी में अपने फाइलों को क्रिएट करते हैं। ठीक, उसी में हम जो है अपने रिसोर्स को मैनेज करते हैं, उसी में अपने सारे प्रोसेस को मैनेज करते हैं। ये सारा काम हम जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लाइव दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। जैसे आप कीबोर्ड पर विंडो की दबाते हैं तो आपके नीचे स्क्रीन पर एक टास्क बार ओपन हो जाता है। मैं आपको वो भी स्क्रीन दिखा दूं। यहां पर आप देखें कि जैसे आप यहां पर कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है। इस विंडो को बोलते हैं हम लोग स्टार्ट मेन्यू, और इस स्टार्ट मेन्यू में सबसे नीचे तरफ जो पट्टी है ये है टास्क बार। जब इस टास्क बार पर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर टास्क मैनेजर का, और जब इस टास्क मैनेजर पर आप जाते हैं तो टास्क मैनेजर के अंतर्गत आपको सारे रनिंग एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं। कौन सा एप्लीकेशन सीपीयू के कितने हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है, मेमोरी को कितना कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखिए ये स्क्रीन आप लोगों के सामने इस समय आ गया होगा। हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन इस समय रन हो रहे हैं
वो सारे एप्लीकेशन यहाँ लिस्ट में आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर एप्स के आगे 6 लिखा है, यानी हमारे कंप्यूटर में 6 एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। क्रोम का ब्राउजर रन हो रहा है, गोटो मीटिंग एप्स के 2 सीक्वेंस रन हो रहे हैं, अपना पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन रन हो रहा है, टास्क मैनेजर रन हो रहा है, विंडोज एक्सप्लोरर रन हो रहा है। ये वो है एप्लीकेशन है जो हमें फ्रंट से दिख रहे हैं। अच्छा, कौन सा एप्लीकेशन सीपीयू को कितना कंज्यूम कर रहा है ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सीपीयू हमारा 89% यहाँ पर देखिए कंज्यूम दिख रहा है, लेकिन उस 89% में हमारा क्रोम कितना इस्तेमाल कर रहा है, हमारा गोटो मीटिंग एप्स कितना इस्तेमाल कर रहा है, प्रेजेंटेशन कितना इस्तेमाल कर रहा है, टास्क बार कितना कर रहा है, ये सारी चीजें अलग 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 दिखाई दे रही है। इस समय टोटल मेमोरी का 71% हमारा कंज्यूम हो रहा है, और उसमें से हमारा क्रोम कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना मेमोरी 104 MB लगभग हमारा क्रोम कंज्यूम कर रहा है, गोटो मीटिंग कितना कंज्यूम कर रहा है, पावर पॉइंट कितना कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही हमारे डिस्क का कितना % यूटिलाइज हो रहा है, नेटवर्क हमें कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये सारा चीज जो है हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये किसकी मदद से हम देख पा रहे हैं, ये हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से देख पा रहे हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो शायद हम इन सारी चीजों को एनालाइज ना कर पाते, हमें ये ना पता चल पाता कि हमारे सीपीयू का किस एप्लीकेशन में कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारा रैम किस एप्लीकेशन के साथ कितना इन्वॉल्व है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम पता नहीं कर पाते। ये हमने उस तरीके से जाना जब हमने यहाँ पर देखा। अच्छा, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि सीपीयू का 98% यूटिलाइजेशन हो रहा है। सीपीयू की स्पीड जो इस समय है 1.99 गीगाहर्ट्ज की है। इसमें जो प्रोसेस हो रहे हैं 185 प्रोसेस एक समय में हो रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो है ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी बेस स्पीड क्या है, सॉकेट क्या है, कोर क्या है, लॉजिकल प्रोसेसर क्या है, हमारा सीपीयू का वर्जन कौन सा है, जनरेशन कौन सा है, स्पीड कौन सी है, ये सारी चीज आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। मेमोरी हमारी 69% यूटिलाइज हो रही है, उसका डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कब मेमोरी कितनी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क में कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है वो आप लाइन बाय लाइन यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा वाईफाई से कितना डाटा कंज्यूम हो रहा है वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारी जीपीयू किस तरीके से वर्क कर रहा है वो चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। जीपीयू जो है सीपीयू की तरह ही होता है, सीपीयू का पार्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो सीपीयू के कोऑर्डिनेशन करता है, सीपीयू को सपोर्ट करता है। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट है एक, अभी हम आपको बता देंगे। एक ग्राफिक्स यूनिट होती है जो वीडियो की डिकोडिंग, वीडियो की प्रोसेसिंग, ये सारे वर्क करती है। ठीक है, तो ये चीज हमारी जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये किसकी मदद से चेक हो पाया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हो पाया, जो हमारे कंप्यूटर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है उसके हेल्प से हो पाया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इन्वायरमेंट हमको देता है, एक यूजर इंटरफेस देता है जिससे हम काम कर सकें, सारे हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट कर सकें, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बन सके। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे हमारे कार में जो है एसी लगी होती है। ठीक, अब हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें इस बटन को दबाने से हमारा एसी चालू हो जाता है। उस एसी को वह एसी की वर्किंग कैसे होती है ये मुझे नहीं पता है, ये हम लोग को नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो है हम एसी को चालू कर सकते हैं। अब कोई ये कहे कि इसमें एसी ऑन करने का स्विच ना हो फिर भी आप एसी चला के दिखा दीजिए, तो ऐसा संभव है? नहीं है भाई। कोई मैकेनिकल का इंजीनियर होगा वही तो सारे उसके सिस्टम को जानता होगा कि कहाँ से कंडीशनर हो रहा है, कहाँ से ठंडा हो रहा है, ये सारी चीज तो वही जानता होगा। इस तरह हम एसी को बगैर हम एसी की वर्किंग को समझे हम एसी को आसानी से यूज कर सकते हैं। किसकी मदद से हम मदद लेते हैं, किसकी, एक जो है अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एसी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक स्विच। उस स्विच हमें पता है कि स्विच से हम जो है ऑन करते हैं, यहाँ से एसी ऑन होता है, यहाँ एसी का टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ घटता है, ये सारी चीजें। तो यह एक हमें क्या करता है, यूजर के बीच में एक इंटरफेस देता है जिससे कि यूजर आसानी से उस पर्टिकुलर डिवाइस का इस्तेमाल कर सके। तो सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कई प्रकार के वर्क करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट के डाटा को कंट्रोल करना हो गया, ये सारी चीजें। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में सारी इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस को रखा गया, जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेज है।
इन सारी पेरिफेरल डिवाइसेज को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे कनेक्ट होता है, मॉनिटर से भी कनेक्ट होता है, प्रिंटर से भी कनेक्ट होता है, माउस से भी कनेक्ट होता है, कीबोर्ड से भी, हार्ड डिस्क से और ऐप से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। कुछ मोस्टली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं उनको आप स्क्रीन पर देखिए। अगर कंप्यूटर के समय में समझा जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूजफुल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के केस में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस एक्स है, आईओएस है, बीएसडी है, फ्री आरटीओएस है। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही होते हैं। बहुत ही कम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो मोस्टली दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। कौन कौन सा? एक तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम ज्यादा फैमिलियर हैं, ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जिनके पास एप्पल के फोन होंगे वो आईओएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट पॉपुलर है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो है मैक्सिमम सर्वर वगैरह, जो सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज पर भी होता है, लेकिन ये लिनक्स का ज्यादा सिक्योर माना जाता है, इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ही कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनसे हम ज्यादा फैमिलियर होते हैं और जो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन हमने आप लोगों को जानकारी के लिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्लियरली बता दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज हमको क्या समझना है, वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, वो सब चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट, वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सबसे पहला चीज ये समझना है, यही तय करता है कि किस तरह से कीबोर्ड से कोई मान इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करके मेमोरी में स्टोर करना। मेमोरी का मतलब रैम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये कोऑर्डिनेशन देता है कि हम जो है कीबोर्ड से मान जो भी वैल्यू है उसको इनपुट करें, इनपुट कर कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में ले जाए। एक इंटरफेस तैयार करते हैं, एक लिंकेज तैयार करता है कि कीबोर्ड से इनपुट होने वाला डाटा हमारा मेमोरी तक पहुंच सके। दूसरी सेकंड चीज, कब मेमोरी में स्टोर किसी मान को स्क्रीन पर रेंडर करना है। रेंडर करने का मतलब एक तरीके से प्रदर्शित करना, दिखाना, यानी मेमोरी में जो चीजें हमें स्क्रीन पर कब दिखाना है यह निर्धारित भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कितनी देर तक निर्धारित, कितनी देर तक दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, ये सारी चीजें हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। कब किसी इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर को प्रिंट कमांड देना है। अगर कोई भी चीज हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध है और उसका हम प्रिंट आउट चाहते हैं तो उसका भी इंटरफेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल के भीतर अपने प्रिंटर्स का इस्तेमाल करके और ये सारी चीजें हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। तो वह भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है कि कोई भी चीज हमारी स्क्रीन पर है और हमें उसको प्रिंट करना है, तो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। कब कोई ऑडियो प्ले करना है, कब कोई वीडियो शो कराना है, ये सारा चीज कंट्रोल करने का जो मेन काम करता है वो हमारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ऑडियो को कब प्ले करना है ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही निर्धारित करता है। सेकंड चीज कि कब कैसे इंटरनेट को कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निर्धारित कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट करता है। सारा मैनेजमेंट हमारा जो है क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब इस आधार पर हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को कैटेगरी वाइज स्टडी कर सकते हैं। वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को दे रखा है फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट। ठीक, दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। चौथा क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। पांचवा क्या है, फॉल्ट मैनेजमेंट। छठवां क्या है, सिक्योरिटी। और सातवां क्या है, कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको मुख्य रूप से इन जो है 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, आप अलग अलग राइटर्स की बुक देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया, बट यहाँ पर जो मुझे सबसे इजी लगा, सबसे सिंपल लगा, वो मेथड मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, अब इसमें एक एक मैनेजमेंट के वर्क को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये सारे वर्क आप आसानी से समझ जाएं, फिर उसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ले जाएं, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का 100% आपको ज्ञान हो जाएगा। 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन 99% आपको तक को जानकारी हो जाएगी। अगर आप एक एक प्रोसेस को
पहले कॉन्सेप्ट उसका समझ लें, फिर उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने कंप्यूटर में, वो जानकारी अगर आपको हो जाए तो आपको सुविधा होगी इस चीज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइल और डाटा मैनेजमेंट क्या होता है। हम अपने कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें बनाते हैं, जितना भी डाटा अपना स्टोरेज करना के रखना चाहते हैं, वह काम हमारा फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। मैं एक प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ फाइल मैनेजमेंट का, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जा रहे हैं, स्क्रीन पर आ जाते हैं और वहां से हम लोग उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर देखें डाटा और फाइल मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। हम जानते हैं कि एक ही तरीके की जो फाइलें हैं इधर उधर बिखरी हुई है, तो बेटर क्या रहेगा कि उनको हम एक फोल्डर के भीतर रखें। ठीक, तो चलिए, तो हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, नो के ऑप्शन पे जाके फोल्डर पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस शॉर्टकट लिख दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होंगी सबको हम यहाँ पर लाके रख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, एक फाइल ये हमारे पास है, एक हमारे पास ये है, एक फाइल हमारे पास ये है। ठीक, एक फाइल हमारी ये है, ये फाइल ये है, ये फाइल ये। ठीक, तो इस तरह जितनी भी फाइलें थी हमने सबको कंट्रोल बटन के साथ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको राइट क्लिक करके कट कर लेंगे और कट करके यहाँ पर लाके हम पेस्ट कर देंगे। तो यह किसकी मदद से हुआ है? यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हुआ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमें एक इंटरफेस मिला। इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम आसानी से काम कर सकते। समझ आ रहा है ना? तो यह जो है वर्क हो गया हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्क, फाइल मैनेजमेंट। ठीक, तो हम डिफरेंट प्रकार की फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, और अब एक जैसे फोल्डर को रखने के लिए भी एक बड़े फोल्डर को बना सकते हैं। ठीक, यानी सबसे छोटा सब फोल्डर, उसके भीतर जो है हम उसको जो है फोल्डर के भीतर भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमने जितनी भी फाइलें थी, एक जैसी फाइलें थी, उनको लाकर एक फोल्डर में रख लिया। जितनी भी फाइलें थी उन सबको एक फोल्डर में रख लिया। अब अगर इसमें भी कई प्रकार के होंगे तो हम उसको एक जगह रख सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक फोल्डर और बना दे रहा हूं। एक फोल्डर मैंने बना लिया, मैंने लिख दिया इसका नाम ऑल ओएस, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब ये सपोज करो ये मेरा पहला फोल्डर था, मैंने इसको रीनेम कर इसका नाम दे दिया मैंने इसको रीनेम कर दिया, और रीनेम करने के बाद मैंने यहां पर इसका नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए हम लिख दिया यहां पर विंडोज 10। ठीक, ये विंडो 10 से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे सबको मैंने विंडोज 10 के भीतर रख लिया। चलिए एक और बना लिया, और मैंने इसको नाम दे दिया विंडोज 7। अब विंडोज 7 की जितनी फाइल होंगी सबको एक जगह रख लिया। तो एक्चुअल देखा जाए तो ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह हम क्या करेंगे, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक जगह रख लेंगे। हाँ, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक जगह रख लेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा फर्स्ट, और ये है सेकंड। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने इन दोनों को कट करके और ऑल ओएस के भीतर यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दिया। इससे क्या हो गया कि हमारी जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें थी सब एक जगह हो गई। अब जब हम यहाँ पे ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ विंडोज 7 की फाइलें हैं, विंडोज 10 की फाइलें। इस प्रकार से हम डाटा का मैनेजमेंट करना सीख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कि एक प्रकार की फाइलों को एक जगह रखते हैं। भाई आप लोग अपनी कॉपी है, आप लोगों के पास किताब है, पेन है, तो अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपियां क्यों आप लोगों ने बनाया है? एक सुविधा के लिए ना, कि एक सब्जेक्ट जब भी पढ़ने की इच्छा हो तो सारे सब्जेक्ट मुझे एक कॉपी में एक साथ मिल जाए। क्या होता है जबकि एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट लिखें तो क्या वो फ्यूचर में पढ़ने योग्य रहती है? वो एक रफ बन जाता है। समझ आ रहा है ना? सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी है। अगर हम सारे डाटा को इस तरह से अगर बिखेर कर रख लेंगे या एक ही फाइल में सब कुछ राइट कर देंगे, तो फिर हमें आगे फ्यूचर में अगर कभी उस डाटा को देखना हो, देखने में हमको दिक्कत हो। लेकिन इस तरीके से देखिए, हमने डाटा एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के भीतर दूसरा फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के भीतर अपनी फाइलों को रखा, तो हमें थोड़ा सा आसानी हो गई, इतनी सुविधा हो गया कि हमारी सारी फाइलें एक साथ। अब कभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना होगा तो हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करेंगे। विंडोज एक्सपी की अलग कैटेगरी बना दी गई, विंडोज 7 की अलग, विंडोज 10 की अलग। तो इस प्रकार से जो हमारा वर्क है ये पूरा का पूरा हमारा एक प्रकार का डाटा मैनेजमेंट कहलाता है।
ये सारा का सारा वर्क जो है वो हमारा डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहां तक चीज समझ आ गई सबको? चलिए, तो ये पहला प्रोसेस था जिसको हम बोलते हैं डाटा मैनेजमेंट। ये फर्स्ट प्रोसेस था जिसको हमने बोला कि ये हमारा डाटा मैनेजमेंट है, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट। तो यह भी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसका? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड चीज मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी है उसको व्यवस्थित करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा करता है, लेकिन यह काम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक करता है, यह काम हमको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मेमोरी का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका मैनेजमेंट, यह मैनेजमेंट का काम उसने खुद अपने हाथों में ले रखा है, वो खुद ही करता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो मेमोरी को का एलोकेशन कर रहा है, किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी देनी है वो एलोकेशन कर रहा है। तो यहां से हम लाइन से देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन हमारा मेमोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। और मैं ट्रिक आपको यहाँ पर एक और बताता हूँ, कई बार आपके कंप्यूटर चलते चलते हैंग हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि आप टास्क मैनेजर पर को ओपन कर लें, और टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद आप यहां पर देखें कि आपका कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है, सबसे ज्यादा रैंडम सीपीयू को कंज्यूम कर रहा है। और अगर पॉसिबिलिटीज है तो उन एप्लीकेशन को आप क्लोज कर दें। जैसे किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना है ना, तो आप क्या करें, यहाँ पर उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करें और सबसे नीचे तरफ यहाँ पर इंड टास्क का ऑप्शन दे रखा है। देखिए टॉप राइट कॉर्नर पर सबसे नीचे, सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर पर देखिए यहाँ पर इन टास्क दे रखा है। तो जैसे इन टास्क पर आप क्लिक कर देंगे ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपका क्लोज हो जाएगा। तो जो सिस्टम आपका हैंग कर रहा है वो आपका हैंग नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये मेमोरी का जो मैनेजमेंट कर रहा है ये देखिए ऑटोमेटिक कर रहा है। यहाँ पर जो भी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से निर्धारित कर लेता है। सोचिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बर्डन भी होता मेमोरी एलोकेशन का। हमको इंटरनेट चलाना है, हमको मूवी प्ले करना है, हमको सॉन्ग प्ले करना है, 3 जॉब मेरा वर्क हो गया। अब किस वर्क को मुझे कितनी मेमोरी देनी ये भी मुझे अपने ब्रेन से डिसाइड करना पड़ता है कि ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतनी मेमोरी दे दो, ये इतना मेमोरी, इसको इतनी मेमोरी दे दो, इतना। फिर तीसरी बार फिर चौथा काम मेरे सामने आता फिर मुझको मेमोरी एलोकेशन करता। तो मैं कंप्यूटर चलाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है, ये सोचिए। ठीक है, तो ये एक मेमोरी मैनेजर की तरह ये काम कर रहा है, सारी मेमोरी को मैनेज कर रहा है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, सीपीयू के किस हिस्से को कितनी मेमोरी उपलब्ध करानी, ये भी। चलिए इसी दौरान कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आ गए, एक बार क्वेश्चंस को भी पुटअप कर लेते हैं। विशाल नौनियाल बोल रहे हैं सर कट कॉपी और पेस्ट के बारे में एक बार प्रैक्टिकल बता दीजिए। ठीक है बता दे रहे हैं, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, कट कॉपी और पेस्ट क्या है, एक बार उसका प्रैक्टिकल दोबारा बता दे रहे हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया ना। मेमोरी मैनेजमेंट आप यहाँ से देख भी सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट हो कैसे रहा है, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है। और यह हर सेकंड बदलता भी रहता है। कभी आप देखेंगे किसी एक प्रोसेस को 108 MB दे दिया तो वो अपने जरूरत के हिसाब से उसको स्विच करता रहता है। ये सारा किसकी मदद से हो रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। तो सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितना यूजफुल है यूजर के लिए, यूजर के बर्डन को कितना रिमूव करता है। कट कॉपी पेस्ट बच्चा बहुत आसान है। देखो किसी भी चीज को अगर हमें कहीं दूसरी जगह पर ले जाना तो हम कट करके ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डाटा है, इसको मुझे कहीं ले जाना है तो हमने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ कट का ऑप्शन मिलेगा तो हमने इसको कट कर लिया। अब जहां पर ले जाना है हमने वहां पर गए और वहां पर राइट क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया, ये हो गया कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर ये चीज जैसे मान लीजिए एक फाइल है, हम चाहते हैं यहाँ पर भी रहे और वो हमारे दूसरे फोल्डर में भी चले जाए, तो उसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कॉपी करके जहां पर ले जाना वहां पर ले जाके और फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल बी। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम बता रहे हैं जो लाइनेक्स और एंड्रॉइड में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यह हमारे कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट के बारे में जानकारी है। उम्मीद है कि आपको कट कॉपी पेस्ट अब समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार आप दोबारा पूछें, उसको दोबारा अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दो चीज समझ गए, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट, सेकंड हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। अब तीसरा चीज है डिवाइसेज मैनेजमेंट। देखिए हमारे कंप्यूटर से ढेर प्रकार की डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। डिवाइसेस का मतलब कि कोई दूसरी यूनिट आके उससे जुड़ी हुई है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये सारी डिवाइसेज हैं। तो इन सारे डिवाइसेस के को मैनेज करने का जो काम करता है वो हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
जितने भी डिवाइस हमारी कनेक्टेड हैं, तो ये सारी डिवाइसेस आप कहां से चेक कर सकते हैं? ये सारी डिवाइस अगर आपको चेक करना है तो आप चले जाएं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको मिलेगा एक कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको स्क्रीन पर अपने दिखाई देगा। यहां पर सारे डिवाइसेस की आपको लिस्ट दिखेगी। ठीक, तो ये कंट्रोल पैनल को आप ओपन करें। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। अगर आपकी स्क्रीन पर कंट्रोल पैनल का आइकन नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर बटन दबाएंगे। विंडोज के साथ आर बटन दबाने के बाद आपको यहां पर लिख देना है केवल कंट्रोल। केवल कंट्रोल लिखना है, कंट्रोल लिखकर ओके कर देना है। इस प्रकार से आपको कंट्रोल पैनल ओपन होकर आ जाएगा। अगर स्क्रीन पर कंट्रोल पैनल नहीं है तो आप कैसे सर्च करेंगे? विंडोज के साथ आर बटन दबाएंगे। आर बटन दबाने के बाद आपको लिखना है कंट्रोल। कंट्रोल बटन लिखने के बाद ओके कर देंगे, कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो भी डिवाइसेज है सारा चीज आपको यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर्स के भीतर दिखेगा और यहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर से कितनी डिवाइसेज कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर एक माउस हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है तो यहाँ पर दिख रहा है। कीबोर्ड बाहर से नहीं कनेक्ट किया गया इसलिए कीबोर्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये हमारा लैपटॉप हो गया। ये बाकी हमारे जितने कंप्यूटर प्रिंटर्स हैं, कुछ वर्चुअल प्रिंटर्स हैं, कुछ रियल प्रिंटर्स हैं, सारे प्रिंटर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेंगे। और डिवाइसेस के बारे में आपको देखना है तो आप कंट्रोल पैनल पे थोड़ा सा बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर का। ठीक, डिवाइस मैनेजर आपको यहाँ पर दिख रहा है। डिवाइस मैनेजर पर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेज हैं सारे डिवाइसेज की लिस्ट आपको एक साथ दिख जाएगी। वो डिवाइसेज इनपुट में इस्तेमाल हो रही है, आउटपुट में हो रही है, प्रोसेसिंग में हो रही है, किसी भी कंडीशन में हो रही है, सारी लिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी और वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेज कनेक्टेड है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट। ऑडियो के इनपुट के लिए आपके लैपटॉप में लगा होता है माइक्रोफोन, आउटपुट के लिए स्पीकर, तो वो चीज है। लैपटॉप में बैटरीज होती हैं, वो चीज यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रही है। ब्लूटूथ है, आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है। कैमरा होता है, उसका भी है। कंप्यूटर में और जो जो चीजें हैं, डिस्क ड्राइव है, डिस्प्ले अडाप्टर्स है जिससे हम जो है डिस्प्ले चेक करते हैं, सीडी डीवीडी रोम है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिख जाएंगे। आप एक एक चीज को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी चीज किसके लिए इफेक्टेड है। और एक चीज, किसी चीज को डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। और आगे जब हम विंडोज 10 का क्लास करेंगे तो वहां से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अभी सिर्फ हम ये जान रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम करता है। जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबको आपस में मैनेज करता है, उनको कोऑर्डिनेशन देता है, उनको एक इंटरफेस देता है कि हम यूजर के साथ जुड़े और यूजर के साथ आसानी से कार्य कर सकें। तीसरा चीज है प्रोसेस मैनेजमेंट। एक कंप्यूटर में ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं एक टाइम पर। आप सडनली सोचो कि एक ही समय में आप कंप्यूटर पे ढेर सारा वर्क करते हो ना। आपने कंप्यूटर पे फेसबुक खोलकर एक टैब रख दिया, फेसबुक चल रहा है। आपने सॉन्ग प्ले करके रख दिया, सॉन्ग भी चल रहा है। तब तक आप अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। लेटर आपको टाइप करना है, लेटर भी टाइप कर रहे हैं। यानी एक ही कंप्यूटर में ढेर सारे प्रोसेसेस आप कर रहे हैं। ये तो वो प्रोसेस जो आपके द्वारा कंप्यूटर को दिए गए। और कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस होते हैं। ठीक, तो एक तो यूजर के द्वारा दिया गया प्रोसेस जो आप चाहते हैं वर्क एक्टिविटी वो, और दूसरा जो जो है कंप्यूटर खुद को चलाने के लिए कर रहा है। ये सारा चीज प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। फिर वही हम लोग चलते हैं अपने टास्क मैनेजर की स्क्रीन पर। आप यहाँ पर क्या करें, टास्क मैनेजर को ओपन कर लें। टास्क मैनेजर को ओपन करने का तरीका मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। आप कंप्यूटर में सबसे नीचे देखेंगे तो आपको एक सबसे नीचे एक पट्टी मिलेगी जो कि हॉरिजेंटल होगी, क्षैतिज होगी, और उस पट्टी पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन। टास्क मैनेजर पर आप क्लिक कर देंगे और टास्क मैनेजर को जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर जितने भी आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशन रन हो रहे हैं ये सारे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। किसी एप्लीकेशन को कितना देर तक चलाना है यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन बंद हो जाए तो आप सिंपल सा आपके पास तरीका है कि आप उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें जिस एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं और यहाँ पे आके एंड टास्क पर क्लिक कर दें और वो एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा। तो यह प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया कि कंप्यूटर में कितने प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोसेस का मतलब वर्क, जॉब, वो सारे वर्क कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है मेमोरी का, कितना सीपीयू का, कितना डिस्क का, कितना नेटवर्क का, सारा डिटेल आपको एक साथ दिख जाता है और यहां से आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं।
ठीक, डिसेबल करने का मतलब बंद हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये 6 ऐप्स हैं जो यूजर के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक, और कुछ बैकग्राउंड के प्रोसेस में 78 ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग में। अब जिन ऐप्स की जरूरत आपको नहीं है करंट में, आप उनको क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एनीडेस्क एक रिमोट कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम किसी दूर किसी दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। उसको अगर हम जो है डिस्क, इस समय उसकी जरूरत तो है नहीं, तो उनको सेलेक्ट करके और यहाँ पर इन टास्क पर क्लिक करके उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे एनीडेस्क को भी सेलेक्ट करके इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी चीज है वो सारी चीजों को हम यहाँ से, जिनकी नीड नहीं है उनको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। कि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में जितनी भी चीजें चल रही हैं जिनकी नीड हमको नहीं है, हमें लग रहा है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, हमें इसकी जरूरत नहीं है भाई, कोई चीज डाउनलोड नहीं करना तो हमने इसको एंड कर दिया। तो ऐसे जितने एप्लीकेशन जिनकी नीड हमको नहीं है उन सारे एप्लीकेशन को हम क्लोज कर सकते हैं, जिससे सीपीयू हमारा कम यूटिलाइज हो, मेमोरी कम यूटिलाइज हो और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो, कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो। इसके लिए सारा मेंटेनेंस हमको जानना बेहद जरूरी रहता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा, और मैं श्योर कह सकता हूं कि आज की क्लास में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। चलिए, तो हमने 3 वर्क समझ लिए, फाइल मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सारे वर्क अभी हमने समझ लिए। अब हमको समझना है फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट मैनेजमेंट क्या है कि अगर कभी कंप्यूटर में किसी वर्क में दिक्कत आ रही है तो उस फॉल्ट को भी आप इजिली सर्च कर सकते हैं और उस फॉल्ट को आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। यह भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आसानी से कर सकता है। मैं एक आपको एग्जांपल से प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। आप यहाँ टास्क बार में सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल सेम ऐसा एग्जैक्टली आपके कंप्यूटर पर भी होगा। आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको जिस चीज में दिक्कत आ रही है, इंटरनेट कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, ऑडियो आपका नहीं बज रहा है, स्पीकर नहीं बज रहा है, माइक्रोफोन नहीं बज रहा है, एक्चुअली जिस चीज में दिक्कत आ रही है उस चीज को यहाँ पर आप लिखकर सर्च कर सकते हैं और उसको सही भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ऑडियो में दिक्कत आ रही, तो आप सिंपल सा यहाँ पर लिखें ट्रबल शूटिंग। आपको यहाँ पर लिखना है ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रबल शूट सेटिंग। ट्रबल शूट शब्द का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को खोजना, ठीक, और इसका रेक्टिफिकेशन करना। तो ये ट्रबल शूटिंग है। ट्रबल शूटिंग की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। सेटिंग में आपको चीजों को खोजना है। अब आपको किन चीजों में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कि हमको ऑडियो प्ले करने में दिक्कत आ रही है या प्रिंटिंग में दिक्कत आ रही है, प्रिंटर में सेलेक्ट कर लिया और रन द ट्रबल शूटर पे क्लिक कर दिया, ठीक। अब ये डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम को। आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा है डिटेक्टिंग प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को खोज रहा है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर में ऑडियो से प्रिंटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को खोज रहा है, सर्च कर रहा है कि कहां पे दिक्कत है। अगर इस कंप्यूटर में कहीं पर ऐसी कोई दिक्कत होती तो इशू लिखकर आपके सामने आ जाता और उससे रिलेटेड ऑप्शन भी देता है इशू को फिक्स कैसे करना है, सही कैसे करना है। तो चूंकि अभी इस समय हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे कंप्यूटर में सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ एकदम फिट है, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ कोई इशू नहीं दिख रहा। अगर इशू होता तो यहाँ पे दिखता और उसके आगे आप उसको चेक कर लेते। तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटी को चेक करके रेक्टिफाई करता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कभी शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया हो। आप स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन में कई बार नेटवर्क डाटा पैक भी है, नेटवर्क भी है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। उस कंडीशन नेटवर्क को रीसेट करते हैं सेटिंग में जाकर, तो उससे क्या होता है कि हमारे नेटवर्क की जितनी भी सेटिंग थी वो सारे हमारे रीसेट हो सकते, ठीक है। तो यह तरीका हो गया किसी भी इशू को खोजना, उसको सॉल्व करने के बारे में। अब आपके कंप्यूटर ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके ट्रबल शूटर से उसको चेक कर सकते हैं। आपका वर्क प्लेस यूजर डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा है, इनकमिंग कनेक्शन में दिक्कत आ रही, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, नेटवर्क के एडाप्टर नहीं काम कर रहे हैं जिससे इंटरनेट कनेक्ट होता है, पावर की दिक्कत है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ऑडियो की रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है तो उसको सर्च कर सकते हैं, फाइलों को शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सर्च कर सकते हैं, आपकी आवाज कंप्यूटर में नहीं जा रही है तो उसको सर्च कर सकते हैं, वीडियो की प्लेबैक में कोई दिक्कत आई उसको सर्च कर सकते हैं। यानी सारा जो है टूल्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर ही आपको दे दिया गया है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम से और क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपकी इतनी हेल्प कर रहा है, बशर्ते हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से इस्तेमाल कर लें तब तो। भाई हमने ऑफिस में काम करने के लिए मैनेजर रखा, अब मुझे अगर उससे काम करवाना नहीं आएगा तो मुझसे कैसे काम करवाएंगे।
मुझे गाइडेंस तो करना पड़ेगा ना। सेम ऐसी सिचुएशन हमारे कंप्यूटर के साथ भी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फॉल्ट मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट जो लेवल हम लोगों का है वो सिक्योरिटी का है। यह लेवल अगला जो है वो हमारी सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। तो अगर हमारे कंप्यूटर में कोई डाटा है तो उसकी सुरक्षा करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डाटा में सुरक्षा के लिए पासवर्ड्स के ऑप्शन दे रखे हैं, और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक फीचर है जो आपको पासवर्ड लगाने की सुविधा देता है। और यहां तक आपकी हेल्प करता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो थोड़ा बहुत हिंट भी आपको देता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सिक्योरिटी का लेसन चेक करने के लिए। सिक्योरिटी कहां पर मिलेगा? फिर वही काम, कंट्रोल पैनल को मैंने दोबारा ओपन कर लिया और यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूजर अकाउंट्स। आप यूजर अकाउंट्स देखेंगे ना तो आपको आपके कंप्यूटर में जितने भी यूजर अकाउंट्स हैं वो सारे यूजर अकाउंट्स दिखेंगे। यहां पर देखिए जीआईटी के यूजर अकाउंट्स है जहां पर मेरी फोटो लगी हुई है। ठीक, अब कोई दूसरा मेरे कंप्यूटर को ऑन करके मेरे कंप्यूटर के डाटा को छेड़छाड़ ना कर सके, उसमें कोई एक्सेस ना कर सके, कुछ कॉपी ना कर सके, कट ना कर सके, पेस्ट ना कर सके, इसके लिए मैंने पहले से पासवर्ड लगा रखा है। तो ये भी सुविधा आपको यहां से मिलेगा। अपने कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे लगाते हैं ये विंडोज 10 के लेक्चर में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझिए, प्रैक्टिकल के रूप में अभी मत समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे कंप्यूटर में पासवर्ड की लगाने की भी सुविधा देता है, यानी हमारे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए काफी यूजफुल है, जहां पर अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के अपनी फाइलों को सुरक्षित कर सकते हैं। यहां तक कि एक एक फाइल के भीतर हम पासवर्ड लगा सकते हैं, एक एक फोल्डर के भीतर पासवर्ड लगा सकते हैं, ओवरऑल कंप्यूटर की स्क्रीन पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो यह सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल दे रखा है, एक्सेस के अलग अलग लेवल दे रखा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेहतर फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक कंप्यूटर हमारे दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करे। अच्छा, दो चीजों में कम्युनिकेशन तभी स्टैब्लिश होता है जब उन दोनों के बीच में कोई लिंकेज हो। मुझे आपसे बात करनी है तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए ना। फोन हो सकता है, ठीक, मोबाइल हो सकता है, मोबाइल में भी कई सारे माध्यम हो गए, व्हाट्सएप हो गए, वॉइस कॉल हो गए, वीडियो कॉल, यानी एक माध्यम। सेम उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर को एक इन्वायरमेंट दें तो वह आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो यह कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करता है। साथ ही साथ कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं या एक्सटर्नल पार्ट्स हैं वो सारे के बीच में आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकता है। तो कम्युनिकेशन के लिए आपके कंप्यूटर में एक जो है दे रखा है क्या, नेटवर्क एडाप्टर। उस नेटवर्क एडाप्टर के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह नेटवर्क एडाप्टर आपके कंप्यूटर में तीन तरीके का है। कम्युनिकेशन के लिए तीन माध्यम आपके कंप्यूटर में दे रखे हैं। ब्लूटूथ के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने अपनी फाइलें अपने कंप्यूटर में भेज सकते हैं और कंप्यूटर की फाइलों को खुद कनेक्ट कर ले सकते हैं। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन का दूसरा माध्यम हो गया वाईफाई। आपके कंप्यूटर में वाईफाई के सिग्नल हैं जिनके माध्यम से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा होता है लैन एडाप्टर, इसको ईथरनेट कंट्रोलर बोलते हैं, जहां से आप नेटवर्क की केबल को लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आपको वाईफाई दिख रहा है, दिख रहा है ना ये चीजें। और विंडो 10 इस्तेमाल करने का सबसे सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं। कोई भी चीज अगर आपको खोजनी है, समझ नहीं आ रहा कहां खोजें, तो ये सर्च का बटन है, आप यहां पर बोल दें ब्लूटूथ। जैसे में ब्लूटूथ खोजना है तो यहां पर देखिए ब्लूटूथ की सारी सेटिंग्स ओपन हो। तो जो भी चीज सर्च करना है उसको आसानी से आप यहां से सर्च कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखा? आज की क्लास में मेजर रूप से हम लोगों ने दो चीजों के बारे में सीखा। वो कौन सी दो चीजें थी? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एंड फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है आपकी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। क्लास आपको कैसी लग रही है? ऑनलाइन क्लास आप जरूर उसका फीडबैक दें। आप जो है फीडबैक देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग पर आप लोगों के नंबर छपा हुआ, उस नंबर पर आप अपना फीडबैक दें कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, जो पढ़ाया जा रहा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारा फीडबैक देंगे। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्लास को और इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज दो क्लास हम लोग दो टॉपिक को समझे हम लोगों ने। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। अब मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, ये देख ले रहे हैं कि कौन कौन से लोगों के दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आप उन क्वेश्चन को पुटअप करें और उसके आंसर दिए जाए, फिर क्लास को वाइंड अप किया जाए, फिर नेक्स्ट डे की क्लास की तैयारी की जाए। अभी तक कोई क्वेश्चंस
अभी तक एक ही दो क्वेश्चंस आज आए हैं, आज क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, इसका क्या मतलब? आज अब्सेंट लोग ज्यादा हैं या समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन भेजें फटाफट, आप लोग जो भी लोग हैं क्वेश्चन अपना भेजें। चलिए, आप लोगों की तरफ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आ गई होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वीडियो मैं जो है अपलोड करके यूट्यूब पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको जो है डाउनलोड कर लें, एक बार दो बार उस लेक्चर को देख लें, सुन लें, फिर उसके बाद भी अगर मन में आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा है तुरंत आप क्वेश्चन ग्रुप में पूछें। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त की जा रही है। कल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, इसलिए सभी लोग अपना क्लास टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास ठीक 10:15 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 10 बजे हम एक बार आपको रिमाइंडर भेज देते हैं जिससे आप लोग सब लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर।